हर साल जब छठ पूजा होती है तो दिल्ली से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है जिसमें फोम से भरी हुई यमुना के अंदर लोग डुबकी लगाकर पूजा कर रहे हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो फोम के साथ साथ यमुना नदी का कलर भी चेंज होता है, कभी पिंक होती है, कभी रेड होती है। और सिर्फ यमुना नहीं, इंडिया की हर रिवर का कोई ना कोई स्ट्रेच आज आपको पॉल्यूटेड मिलेगा। पिछले 25 सालों से मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ कि नदियों को साफ करने का काम किया जा रहा है, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, मगर इन 25 सालों में नदियाँ साफ होने के बजाय हर साल और गंदी होती जा रही है। अब क्योंकि मैं पॉजिटिव आदमी हूं, मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट नदियों को साफ करना ही नहीं चाहता। जैसे बढ़िया रोड्स बन रही हैं, वंदे भारत ट्रेन्स आ रही हैं, नए नए टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आ रही हैं, वैसे ही रिवर्स को क्लीन करना भी बहुत बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी नहीं है तो इंपोर्ट कर सकते हैं। आज की डेट में पैसे की कोई कमी नहीं है, फंडिंग इतनी सारी हमारे पास आ रही है। पॉल्यूटेड रिवर्स का इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक प्रॉमिस रहता है। इनफैक्ट गंगा, यमुना जैसी नदियां तो लोगों की आस्था से भी जुड़ी हुई हैं। तो फिर हमें क्या चीज रोक रही है नदियों को साफ करने से? चलिए आज की वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। इंडिया के टोटल सरफेस वाटर सोर्सेज में से 70% पॉल्यूटेड हैं। इसके अंदर नदियां, तालाब, लेक सभी कुछ आता है। और सिर्फ रिवर स्ट्रेचेस की अगर हम बात करें तो 40% वाटर क्वालिटी में फेल होते हैं। नेशनली 350 के आसपास रिवर स्ट्रेचेस ऐसे आइडेंटिफाइड हैं जो बहुत पॉल्यूटेड हैं और नेचुरली ये बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड सिटीज के आसपास हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इन सिटीज में क्योंकि आबादी ज्यादा रहती है, इसलिए ज्यादा कंजम्पशन इसी जगह पर रिवर्स के पानी का होता है, यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन गंदा पानी पी रही है। तो इससे पहले कि हम ये समझ पाएं कि हम नदियों को साफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, चलिए पहले ये समझते हैं कि नदियों को हम गंदा कर कैसे रहे हैं। सबसे पहला रीजन है अनट्रीटेड सीवेज। इंडिया के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। 2021 की CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 72,000 MLD मिलियन लीटर्स पर डे सीवेज का जनरेशन होता है, जिसमें से सिर्फ 32,000 MLD को ट्रीट करने की कैपेसिटी हमारे पास है। बाकी का 40,000 MLD यूं ही नदियों में बहा दिया जाता है। सीवेज में होता है ऑर्गेनिक मैटर, फीकल कॉलीफॉर्म, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन जनरेट करता है। सेकंड रीजन है इंडस्ट्रियल वेस्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये कहता है कि किसी भी इंडस्ट्री को उसके डिस्चार्ज एफ्लुएंट्स को प्रॉपर्ली ट्रीट करके एक लेवल के नीचे पॉल्यूटेंट्स को लाके ही रिवर्स के अंदर डिस्चार्ज करना अलाउड है। बट ऑफ कोर्स इसका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे ना के बराबर होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री भर भर के एफ्लुएंट्स ट्रीटमेंट किए बिना रिवर्स में फेंकते हैं। गंगा बेसिन में इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण जो पोल्यूशन है वो टोटल पोल्यूशन का 10 से 12% लोड लेता है, मगर इससे हार्म बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल नहीं है और बहुत लंबे समय तक पानी में मौजूद रहते हैं। दिल्ली के वजीराबाद से लेकर ओखला तक का 22 किलोमीटर लंबा यमुना नदी का स्ट्रेच इसी कारण इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेच है। और इन्हीं टेक्सटाइल डाई इंडस्ट्री के कारण कभी यमुना नदी हमें कलर्ड दिखाई देती है, कभी उसके ऊपर हमें फोम दिखाई देता है। तीसरा रीजन है एग्रीकल्चर। यस, एग्रीकल्चर। किसान भर भर के खेत में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं और बारिश के साथ ये फर्टिलाइजर्स बह के नदियों के अंदर जाते हैं। नदियों में ये एल्गी को ब्लूम कर देते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर्स फर्टाइल होते हैं। रिवर्स के अंदर भारी मात्रा में जब एल्गी ब्लूम होने लग जाता है तो उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, इससे एक्वाटिक लाइफ भी मरने लग जाती है। रिवर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है कि वो बहकते हुए खुद को साफ करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। जितना ज्यादा उनका बहाव होगा उतना वो पॉल्यूशन को इरोड करके ले जाएंगी। मगर अगर इस फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए, या तो वॉल्यूम कम कर दिया जाए पानी का या फिर स्पीड स्लो कर दी जाए, तो ये पॉल्यूशन अपने आप हटता नहीं है और एक्यूमुलेट होता जाता है। तो एक तरफ जहां फर्टिलाइजर्स एल्गी को ब्लूम करवा के रिवर्स का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं वो भी हार्मफुल होते हैं। जब एक्वेटिक लाइफ इन्हें खाती है और हम सी फूड अगर कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाते हैं। हम अगर रिवर्स का पानी पीते हैं तो ये पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में जाकर वहां एक्यूमुलेट होते हैं और बीमारियां हमें देते हैं। चौथा रीजन है नदियों में कचरा फेंकना। जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन डेब्री है या फिर प्लास्टिक वेस्ट है, जो भी जनरेट हम करते हैं हाउस होल्ड्स में, वो सब नदियों में फेंका जाता है। इंडिया में प्लान्स तो बहुत हैं मगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है। कोई कचरा सेग्रीगेशन, किसी कचरे को डिस्पोज कैसे करना है, उसको ट्रीट कैसे करना है, उसको रिसाइकल कैसे करना है, ना बहुत ज्यादा प्लांट्स इंडिया में मौजूद हैं। जितना भी प्लास्टिक वेस्ट नदियों में फेंका जाता है उस सब माइक्रो प्लास्टिक्स का पॉल्यूशन नदियों में बहुत ज्यादा हो गया है। पांचवा रीजन है कल्चरल प्रैक्टिसेस। हम पूजा के नाम पर बहुत सारी चीजें नदियों के अंदर बहाते हैं
जो उनको पोल्यूट करने का ही काम करती हैं। इसके अलावा मूर्ति विसर्जन, नदियों में डुबकी लगाना, इनफैक्ट कई लोग नदियों में डेड बॉडीज भी बहा देते हैं, जिससे भी वो पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हालांकि कल्चरल प्रैक्टिसेस का ओवरऑल शेयर पोल्यूशन में कम है कंपेयर टू सीवेज या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, मगर फिर भी जहां पर ये ज्यादा होता है, जैसे कि हरिद्वार के अंदर या फिर किसी तीर्थ स्थल पर, वहां पर लोकली ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर देता है और लोकली अगर लोग वहां का पानी पीते हैं तो उनके लिए ये हार्मफुल है। और छठा रीजन है हाइड्रोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस, एनक्रोचमेंट एक्सेट्रा। नदियों की बैंक्स पे अगर हम मकान बना देंगे, हम घाट बना देंगे, तो नदियों की खुद को साफ करने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। रिवर्स के जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, यानी कि दोनों तरफ का जो एरिया होता है, उसको खाली रहने दिया जाना चाहिए ताकि वो खुद को क्लीन कर सके, उनके फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। दूसरा, जब इल्लीगल माइनिंग रिवर बेड्स में होती है, वहां से बजरी खनन होता है, वहां से पत्थरों को काटा जाता है, तो गड्ढे बन जाते हैं रिवर बेड्स में और रिवर्स का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तीसरा, बहुत ज्यादा सिंचाई करने के कारण रिवर्स का वॉल्यूम कम हो जाता है, उससे भी उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो भी ऐसी एक्टिविटी जो रिवर के वॉल्यूम और स्पीड को स्लो कर रही है, वो उसके पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट ही कर रही है। तो इन 6 रीजंस की वजह से रिवर्स इतनी ज्यादा पॉल्यूट हो रही हैं कि 40% रिवर स्ट्रेचेस का पानी आप पी तो क्या यूज भी नहीं कर सकते हैं। पिछले 25 सालों में रिवर्स को क्लीन करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, मगर इन्हीं 25 सालों में रिवर्स की क्वालिटी डिग्रेड भी हुई है। अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि आज से 20-25 साल पहले कितने लोग वाटर प्योरीफायर, जिसे हम आम भाषा में आरओ कहते हैं, उसको यूज किया करते थे। आपको आंसर मिल जाएगा। आज हर दूसरे घर में वाटर प्योरीफायर का यूज होता है और मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टर्म्स हैं, आरओ, यूवी, यूएफ, एल्कलाइन, कॉपर, 10 स्टेज, 12 स्टेज और पता नहीं क्या क्या। बेसिकली एक वाटर प्योरीफायर में यूवी ट्रीटमेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, यूएफ से इंप्योरिटीज फिल्टर होती हैं, मगर ये पानी के अंदर डिसॉल्व्ड हैवी मेटल्स और सॉल्ट्स यानी कि टीडीएस को कम नहीं कर सकते और इसी टीडीएस के लिए हम यूज करते हैं आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। बट हम कभी कभार अननोइंगली आरओ का यूज करके अपने पानी के टीडीएस को बहुत कम कर देते हैं और कई रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि लॉन्ग टर्म में डीमिनरलाइज्ड या फिर बहुत कम टीडीएस का पानी पीने से हमें एसिडिटी, बोन हेल्थ इश्यूज और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज भी हो सकते हैं। और कई जगह पर पानी का सोर्स फ्लक्चुएट भी करता है। अगर आप रिवर वाटर लो तो कम टीडीएस मिलेगा, ग्राउंड वाटर में ज्यादा टीडीएस होता है। कई बार घरों में आने वाले पानी का सोर्स भी फ्लक्चुएट होता है। मॉनसून के टाइम पे पानी का टीडीएस और इंप्योरिटीज बढ़ जाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल आरओ हर पानी को एक जैसा ट्रीट करता है, यानी कि ऑलवेज ऑन आरओ, जिससे पानी के एसेंशियल मिनरल्स निकल जाते हैं। अगर टीडीएस कम हो तो और कम हो जाता है। तो फिर आरओ वाला वाटर प्योरीफायर यूज करें या ना करें, ये मेरा कंफ्यूजन दूर हुआ जब मैंने एटम बग का इंटेलॉन वाटर प्योरीफायर यूज किया। ये एक एडेप्टिव वाटर प्योरीफायर है जो पानी के हिसाब से मोड को सेलेक्ट करता है। अगर टीडीएस 300 के अंदर है तो सिर्फ यूवी और यूएफ फिल्ट्रेशन यूज होगा, और अगर टीडीएस 300 से ज्यादा है या फिर हैवी मेटल्स हैं पानी में तो ऑटोमेटिकली आरओ को भी एनफोर्स कर देगा। इससे पानी में नेचुरल मिनरल्स बने रहते हैं, आरओ फिल्टर्स की लाइफ भी बढ़ जाती है और पानी का वेस्टेज भी कम होता है जो आरओ के चलने से होता है। सब कुछ इसमें ऐप से कंट्रोल होता है। वाटर प्योरीफिकेशन के 4 इंटेलिजेंट मोड्स हैं और हम अपने पानी के हिसाब से मोड चूज कर सकते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंटली सिटीज चेंज करते हैं या फिर कभी नल का, कभी बोरवेल या कभी टैंकर का पानी पी लेते हैं तो ये हमारे लिए एक स्मार्ट चॉइस है। इसका टेस्ट ट्यून ऑप्शन यूवी प्लस यूएफ ट्रीटेड पानी को आरओ ट्रीटेड पानी के साथ मिक्स करके हमें अपने प्रिफर्ड टीडीएस रेंज को सेलेक्ट करने का चॉइस देता है। इससे हम एक बैलेंस टीडीएस का पानी पी सकते हैं। इंटरेस्टिंगली ये प्योरीफायर हमारी लोकेशन के हिसाब से सीपीसीबी के ग्राउंड वाटर डेटा को फेच करके ये पता लगा लेता है कि क्या हमारे एरिया में हजार्डस हैवी मेटल्स इंक्लूडेड हैं पानी में या नहीं, और अगर हैवी मेटल्स हैं वहां पे तो ये ऑटोमेटिकली आरओ को ऑलवेज इन्फोर्स करके रखता है ताकि वो हैवी मेटल्स हटा के हमें हमेशा सेफ पानी मिल सके। तो 2 साल की कंप्लीट वारंटी यहाँ हमें मिलती है, जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट 0 रहेगी क्योंकि इनके फिल्टर्स एक्सट्रीम कंडीशन पे 2 साल तक परफॉर्म करने के लिए टेस्टेड है। और 2 साल के बाद भी कोई एएमसी या मैंडेटरी कॉस्ट का चक्कर नहीं है। जो भी फिल्टर खराब हुआ है सिर्फ वही चेंज करो और इनके ऐप में हमें हर फिल्टर की हेल्थ दिखाई देती है। तो आपको सिर्फ वही पे करना है जिस पार्ट को चेंज करने की हमें जरूरत है। अगर सारे फिल्टर्स भी चेंज करने पड़े तो मैक्सिमम कॉस्ट सिर्फ 4000 रुपए ही आएगी और चेंज किए हुए फिल्टर्स पे फिर से 2 साल की वारंटी हमें मिलती है। इंटेलॉन का इंस्टॉलेशन फ्री में कंपनी की तरफ से होता है। ऐप में ही हम सर्विस रिक्वेस्ट डालकर बुक भी कर सकते हैं। मैंने जब से इसे यूज करना स्टार्ट किया है मैं पानी को लेकर काफी निश्चिंत हो गया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वाटर प्योरीफायर जाके जरूर चेकआउट कीजिए। एटम बग की वेबसाइट पर एक फ्री वाटर क्वालिटी चेकिंग टूल भी है, जिसमें अगर हम अपना पिन कोड डालेंगे तो हमारे एरिया में लगे इंटेलॉन वाटर प्योरीफायर के डेटा को ये यूज करके और गवर्नमेंट डेटा जो है वाटर का उसको यूज करके उस एरिया की वाटर क्वालिटी
क्वालिटी का एक फेयर एस्टीमेट हमें दे देता है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का वाटर प्योरीफायर हमें लेना चाहिए। अब ऑल्दो ये लैब टेस्टिंग जितना एक्यूरेट तो नहीं है, मगर फिर भी एक फेयर आइडिया हमें अपनी वाटर क्वालिटी का मिल सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका भी लिंक दिया है, अपने एरिया की वाटर क्वालिटी जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए रिवर्स की क्लीनिंग पर वापस आते हैं। इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ। उस समय 350 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा था। 1980s में गंगा के अंदर पॉल्यूशन अनमैनेजेबल हो गया था, प्राइमरीली ड्यू टू सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट। गंगा एक्शन प्लान के कुछ कोर और कुछ नॉन कोर ऑब्जेक्टिव्स थे। कोर ऑब्जेक्टिव्स जिसमें मैक्सिमम पैसा खर्च होना था, उसमें इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स डेवलप करने थे, जिसमें इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सीवेज जाता और ट्रीट होकर फिर गंगा में डिस्चार्ज किया जाता। और नॉन कोर ऑब्जेक्टिव्स में था कि लोगों को प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज दें ताकि वो ओपन डिफेकेशन ना करें, प्रॉपर क्रेमेटोरियम्स बनाएं ताकि गंगा के तट पर लोग डेड बॉडीज ना बहाएं। इसके अलावा लोगों में जागरूकता लाना, एफॉरेस्टेशन करना भी इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। मगर 1986 से लेके 1999 तक सिर्फ 35% सीवेज को ट्रैप किया जा सका। गैप का एस्टिमेशन और प्लानिंग फॉल्टी थे। पॉपुलेशन के बढ़ने से जो सीवेज जनरेशन एक्स्ट्रा होगा उसको अकाउंट नहीं किया गया था। कई सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो गंगा में अपना वेस्ट डिस्चार्ज करती थी, उनको अकाउंट नहीं किया गया था। जितना लंबा ये प्रोजेक्ट खींचा, उतना ज्यादा एस्टिमेशन वीक होता रहा, क्योंकि सीवेज जनरेशन बढ़ता रहा। दूसरा, जो भी बजट पास हुआ वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेटअप करने के लिए हुआ। एक बार जब सेटअप हो गए तो उसको चलाने के लिए कोई बजट पास नहीं हुआ और सारा लोड सेंट्रल गवर्नमेंट पर आ गया। स्टेट्स ने इसमें कोई पैसा नहीं दिया या फिर उनके पास पैसा होगा नहीं, तो विद इन 1 ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन 14 से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यूपी, बिहार एक्सेट्रा रीजन्स के अंदर फ्लॉप हो गए। इसके अलावा जो नॉन कोर ऑब्जेक्टिव्स थे, एफॉरेस्टेशन, सैनिटेशन प्रोवाइड करना एक्सेट्रा, इन सब में भी बहुत ज्यादा सफलता हमें नहीं मिली। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन बेयरली विजिबल था। गंगा एक्शन प्लान का फेज 2 स्टार्ट किया गया था 1993 में, और इसमें कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी इन्वॉल्व किए गए। और इस सेकंड फेज में थोड़े से बेटर रिजल्ट्स हमें मिले, क्योंकि इसमें स्टेट्स के ऊपर भी लोड डाला गया। उनको भी कहा गया कि आप भी थोड़ा फंडिंग दीजिए। दूसरा, जो कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस किया कि किस तरह का कचरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाने वाला है और उसको ट्रीट कैसे किया जाना है, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। हाउएवर ये गंगा एक्शन प्लान कंटिन्यू रहा और ईयर 2000 तक भी सिर्फ 60% सीवेज को ट्रैप किया जा सका। पैरेलली 1993 में यमुना एक्शन प्लान लॉन्च किया गया और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी यानी कि जाइका ने इसके लिए 4250 करोड़ रुपए का लोन दिया हमें। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर रिस्टोरेशन प्रोग्राम था। पहले 2 फेजेस में लगभग 1500 रुपए खर्च करके सीवर लाइंस डाली गई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए और कैपेसिटी बन गई 942 MLD की। मगर मैक्सिमम प्लांट्स अंडर यूटिलाइज थे, क्योंकि सीवेज नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं था। इन प्लांट्स तक कचरा पहुंच ही नहीं पा रहा था। यमुना के किनारे बहुत सारी अनऑथोराइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज, अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज कंटिन्यूड कचरा डंप किए जा रहे थे यमुना। 2025 की बात करें तो आज भी 500 से ज्यादा अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं और 160 से ज्यादा विलेजेस हैं जो सीवरेज लाइन से कनेक्टेड नहीं है। 2011 में 1600 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ यमुना एक्शन प्लान फेज 3 लॉन्च किया गया। मगर लैंड एक्विजिशन, कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइजेशन, कोविड-19 पैंडेमिक आई और ये प्रोजेक्ट एक्सटेंड होते गए और जो प्लांट्स लगे उनको भी चलाना ढंग से हमें नहीं आता। 2024 में यह पाया गया कि दिल्ली के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से 18-19 में जो डिस्चार्ज वाटर है उसका फीकल कॉलिफॉर्म लेवल प्रिस्क्राइब नॉर्म से 10 गुना ज्यादा है। यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ दिखावे के हैं, उसके अंदर ढंग से फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। दिल्ली में आज भी 22 ट्रेन्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली यमुना के अंदर रॉ सीवेज डालती हैं। और यमुना के इस ऑनगोइंग पॉल्यूशन का एक रूट कॉज है इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन। बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनकी ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दिल्ली जल बोर्ड है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एक अपर यमुना रिवर बोर्ड भी बना के रखा है। सभी ऑर्गेनाइजेशन में पुअर कोऑर्डिनेशन है, लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी है और एक दूसरे पर ब्लेम पास ऑन करती रहती है। तो दिल्ली में यमुना के पॉल्यूशन का कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट गवर्नेंस। कैपिटल बहुत सारा लगा चुके हैं, प्रोजेक्ट खड़े कर दिए हैं, प्लांट्स बना दिए हैं, मगर उनकी मेंटेनेंस का पता नहीं है, उनके लिए स्टाफ रिक्रूट नहीं किया गया है, कौन सी एजेंसी को क्या करना है ये ढंग से डिफाइन नहीं है और एक एजेंसी का लिमिटेड काम है, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं करती तो दूसरी एजेंसी को ये इंसेंटिव मिल जाता है उन पर ब्लेम करने का। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना तो हमें बिल्कुल ही नहीं आता है। हर साल छठ पूजा पर हमें यमुना की तस्वीरें दिखाई देती हैं जिसमें हमें फोम मिलता है, डाइज मिलती हैं, मगर आज तक उन इंडस्ट्रीज का पता नहीं लगाया गया, उनमें इंस्पेक्शंस नहीं हुए, उनके एफ्लुएंट्स को कंट्रोल नहीं किया गया। दिस इज ड्यू टू क्लियर लैक ऑफ विल टू एनफोर्स लॉज। तो ये था यमुना एक्शन प्लान। अब चलिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं। 2014 में 5 साल के टेन्योर में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के उद्देश्य से नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे 200 से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल करना,
रिवर फ्रंट्स को डेवलप करना, एफॉरेस्टेशन करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, रिवर्स के सरफेस की क्लीनिंग करना और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करना। इंडियन पार्लियामेंट में कैग ने एक रिपोर्ट सबमिट की 2014 से 2017 तक की, और इन्होंने कहा कि दिस प्रोजेक्ट हैज फेल्ड मिजरेबली इन इम्प्लीमेंटिंग द क्लीन अप प्लान। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2012 से लेकर 2017 तक गंगा की वाटर क्वालिटी डिग्रेड ही हुई है एंड इट इज अनफिट फॉर आउटडोर बाथिंग। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि गंगा के अंदर फीकल कॉलिफॉर्म लेवल प्रिस्क्राइब नॉर्म से बहुत ज्यादा है। प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के 10 साल बाद 2024-25 तक केवल 69% ऑफ बजट यूटिलाइज हुआ है। इस प्रोजेक्ट का टारगेट था कि दिसंबर 2026 तक 7000 mld की सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी डेवलप की जाएगी और 2024 तक सिर्फ 52% कंप्लीट हुई है। लगभग 450 इंडस्ट्रीज ऐसी आइडेंटिफाइड हैं जो अभी भी एफ्लुएंट नॉर्म्स में फेल होती हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स के फेल होने का मेजर रीजन है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। आपको आज जो होमवर्क दिया गया है उसे आप आज कंप्लीट करके नहीं लेके जाएंगे कल, और कल आपको दूसरा होमवर्क दे दिया जाएगा, तो कल आपके पास 2 होमवर्क्स होंगे करने के लिए, और जितना आप डिले करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका होमवर्क पाइल अप होता जाएगा। तो इनके साथ भी यही हो रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया की पॉपुलेशन सिटीज़ के पास आ रही है, नई नई कॉलोनीज डेवलप हो रही है, और जिस रफ्तार से हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना नहीं पा रहे हैं, पुराने पेंडेंसी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा रफ्तार से उतनी ज़्यादा सीवेज जनरेशन हो रही है, और इसकी कोई प्लानिंग, इसकी कोई ट्रैकिंग हमारे पास नहीं है। हमने प्लान तो कर लिया कि हम 5 साल में ये 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके इतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगे, मगर ये इतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स 20 साल तक भी हम नहीं बना पा रहे हैं। तो 20 साल बाद सोचिए और कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। बाय द टाइम कोई ट्रीटमेंट फैसिलिटी कंप्लीट होकर एस्टेब्लिश होकर खड़ी होती है, उस टाइम तक उसकी कैपेसिटी कम पड़ने लग जाती है और ट्रीटमेंट कैपेसिटी और बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा हार्डली कोई प्लान है रिवर बैंक्स को क्लीन करने का, हार्डली कोई प्लान है एनक्रोचमेंट रोकने का, इलीगल माइनिंग को बंद करने का। कल्चरल और रिलीजियस पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। उनको ये समझाने की जरूरत है कि जो नारियल, जो दिए, जो फ्लावर्स हम नदी में विसर्जित करते हैं वो एक कचरे का पार्ट बन जाते हैं, और अल्टीमेटली सारी की सारी ड्राइव्स फोकस करती हैं नदी तक कचरा आने के बाद उसको कैसे ट्रीट करना है। कोई भी सोर्स में कचरे को डिमिनिश करने के बारे में नहीं सोचता। क्यों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को नदी के आसपास बनाना है? क्यों ना इसको सेग्रीगेटेड वे में छोटे छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हर कॉलोनी के बना दिए जाएं? कोई भी नई सोसाइटी अगर डेवलप हो तो मैंडेटरी कर देना चाहिए कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान उनके पास होना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्लान हमारे पास में नहीं है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली सॉलिड वेस्ट प्लान 2026 एक पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, मगर देखते हैं कि वो कितना इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। अभी तक की बात करें तो कचरे को सेग्रीगेट करने के बारे में कोई भी नगर निगम, कोई भी म्युनिसिपैलिटी बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाती। उसको सीधे डंप कर दिया जाता है, और अगर नदी आसपास है तो नदी में फेंक भी दिया जाता है। एक और पॉइंट है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के साथ साथ हमें सीवेज नेटवर्क भी उतना स्ट्रांग करना पड़ेगा। सारी कॉलोनीज को सीवेज लाइन से लिंक करना पड़ेगा। सीवेज लाइंस कहीं पे फूटी भी ना हो, कहीं अनकनेक्टेड ना हो। अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज में भी ऑर्गेनाइज्ड सीवरेज डालना पड़ेगा ताकि वो पॉल्यूशन का पार्ट ना बने। तो इंडिया को सिर्फ क्लीन नदियां नहीं चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जिससे नदियां हमेशा क्लीन रहें। अदरवाइज आप कितने भी बड़े बड़े मशीन्स ला के एक बार नदी का कचरा साफ कर दें, थोड़े साल में वो वापस गंदी हो जाएगी। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। ये वीडियो भी आप जरूर देखिए जिसमें मैंने इंडिया के वाटर क्राइसिस के बारे में बताया, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एटमबर्ग इंटेलॉन वाटर प्योरीफायर, जरूर चेकआउट कीजिए। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।